नमस्कार, राधे राधे सभी लोगों को सुप्रभात। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर पढ़ रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। योगा फॉर लाइफ स्टाइल डिजीज हाइपरटेंशन के लिए कौन कौन सी योगाभ्यास किए जा सकते हैं और जो उनके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, तो आज इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन को समझते हैं। हाइपरटेंशन क्या है? स्ट्रेस की सस्टेन्ड जो स्टेट है उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब स्ट्रेस परमानेंट हो जाए, रुक जाए, लंबे समय तक क्रॉनिक हो जाए, तो वो हाइपरटेंशन बन जाता है बेसिकली। हम ये समझते हैं। अब इसको और देखते हैं। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज अ कंडीशन वेयर द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स इज टू हाई। आर्टरी वॉल्स में ब्लड का जो प्रेशर है, फोर्स है, वो बहुत ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। इट इज़ ऑफन अ रिजल्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ स्टाइल फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस। ये दरअसल रिजल्ट है स्ट्रेस का। मॉडर्न लाइफ स्टाइल स्टाइल में जो स्ट्रेस है, पुअर डाइट है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इनएक्टिव लाइफ स्टाइल का। इट इज़ नोन एज द साइलेंट किलर। इसको साइलेंट किलर भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हाइपरटेंशन के बारे में हो गया। अब योग का रोल क्या है इसमें? योगा हेल्प मैनेज हाइपरटेंशन। वाई? किस तरीके से योग इसमें हेल्प करता है? रिड्यूसिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। फाइट और फ्लाइट जो होते हैं उनको ये रिड्यूस करता है, जिससे वो जो फोर्स होती है ब्लड की वो थोड़ी सी कम होती है। प्रमोटिंग रिलैक्सेशन थ्रू स्लो डीप ब्रीदिंग। स्लो और डीप गहरी सांस लेने की प्रक्रिया से ये रिलैक्सेशन देता है। इम्प्रूविंग सर्कुलेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। रिड्यूस स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल। स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं जैसे कॉर्टिसोल, उनको ये रिड्यूस करता है, कम करने का काम करता है। इस तरीके से योग हाइपरटेंशन में कोप अप करने में हेल्पफुल है। सबसे पहले इसमें ताड़ासना। ताड़ासना लगभग ये चार पांच चीज़ें जितनी भी दी हैं इस चैप्टर में, लगभग सब में, एक दो को छोड़ के सब में ही कारगर रहता है। और हाइट बढ़ाने के लिए नए बच्चों में, और इसके बहुत सारे उपयोग हैं। तो ये बहुत इसेंशियल और अच्छा आसन है ताड़ासना। प्रोसीजर इसका ही है, सीधे खड़े हो जाओ, एड़ियाँ ऊपर कर दो, हाथों को बाई द साइड ले जाके शोल्डर लेवल से अपवर्ड कर लो अपने हथेलियों को, और ऊपर फिंगर क्लैप्स कर लो सिर के ऊपर, जैसा इस पिक्चर में दिया है। और पंजों के बल खड़े होकर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करनी है अपनी बॉडी, और एड़ियाँ उठा लेनी है। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। बेनिफिट्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में इसके बेनिफिट क्या हैं? डेवलप्स फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस। फिजिकल और मेंटल बैलेंस को, शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाता है। कंगेशन इन स्पाइनल नर्व्स। रिलीव्स करता है कंगेशन को स्पाइनल नर्व्स में, उनको आराम पहुंचाता है। इंड्यूस अ सेंस ऑफ काम एंड फोकस। हमारे फोकस को और कामनेस को बढ़ाता है, ये इसका काम है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसको? ज़्यादा सिर दर्द हो रहा हो और डिजीनेस हो रही हो, चक्कर वक्कर आ रहे हो, इस तरीके की कंडीशन में इसको नहीं करना है। और वेरिकोस वेन है अगर किसी की, जो दिखती हैं ऊपर से ज़्यादा, उसको भी इसे नहीं करना है। कटी चक्रासना ये भी दिया गया है, ओबेसिटी में और डायबिटीज़ में भी दिया है। दोनों को डायबिटीज़ में, ओबेसिटी में दिया गया है इसी क्रम में। प्रोसीजर इसका भी यही है, सीधे शोल्डर लेवल पे पैरों को डिस्टेंस करके खड़े हो जाएंगे, अप टू द शोल्डर लेवल, दोनों हाथों को पाम फेसिंग ईच अदर लेके आएंगे, और अपर बॉडी को पहले राइट फिर लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे। सिंपल, ये इसका प्रोसीजर है। फिजिकल एंड मेंटल टेंशन को रिलीव करता है ये। और स्टिफनेस ऑफ द स्पाइन एंड वेस्ट, हमारी कमर की और स्पाइन की स्टिफनेस को रिलीज करता है, उसे ख़त्म करता है। और लाइटनेस इन द बॉडी, बॉडी को हल्का महसूस करवाता है। ये इसका काम है हाइपरटेंशन में, इसलिए ये फायदेमंद रहता है। प्रेगनेंसी में इसको नहीं करना है। और हर्निया और स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम अगर किसी को हो तो उसे भी ये नहीं करना है। उत्तान पादासन, ये नौकासन का आधा भाग होता है। रेज लेग पोज है, इसमें अपर बॉडी नहीं उठाते नौकासन की तरह, लोअर बॉडी को उठाते हैं 30-40 डिग्री तक, 30 से 40-50-60 डिग्री तक। हम सीधे लेट जाएंगे सुपाइन लाइन पोजीशन में, हथेलियाँ जमीन की तरफ करेंगे, और पैरों को स्ट्रेच करके बिना घुटने मोड़े अपने पैरों को लिफ्ट करेंगे अप टू 30 to 60 डिग्री।
ठीक, घुटने सीधे रहेंगे। एक्सहेल एंड लोअर लेग स्लोली, सांस को बाहर निकालते हुए हम पैरों को वापस लेके आएंगे। ये किस तरीके से फायदा करता है? स्ट्रेंथन एब्डोमिनल मसल एंड ऑर्गन्स, हमारी एब्डोमिनल मसल्स को और ऑर्गन्स को ये स्ट्रेंथन करता है, उन पे दबाव डालता है। एक आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है इसे करने में एब्डोमेन मसल्स में, इससे वो स्ट्रेंथन होती हैं। हेल्थ रिलीफ गैस एसिडिटी, गैस और एसिडिटी में फ़ायदा करता है। और एग्रीवेट बीपी, बीपी को भी एग्रीवेट करता है। इम्प्रूव सर्कुलेशन टू द हार्ट, हार्ट के सर्कुलेशन को भी ये इम्प्रूव करता है। इसको कब नहीं करना है? बैक पेन हो रहा है ज़्यादा तब नहीं करना है, और प्रेगनेंसी में इसको नहीं करना है। चौथा है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन का मतलब हम केवल पैरों को उठाएंगे अप टू 90 डिग्री, पीछे नहीं प्लेस करेंगे सिर के पीछे। हलासन में हम उसे पीछे प्लेस कर देते हैं, इसे हाफ प्लो पोज बोलते हैं। लाई ऑन बैक मतलब सीधे सुपाइन लाइन लेट जाएंगे, वही कंडीशन जिसमें हम पिछले वाले में, इसमें हम 30 to 60 डिग्री उठा रहे थे, इसमें हम 90 डिग्री उठाएंगे, फ़र्क केवल इतना ही है, ठीक है। और इसको होल्ड करेंगे, सांस लेंगे नॉर्मली, और फिर वापस ले आएंगे पैरों को ज़मीन पे। ये क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन में और इंडिगेशन में ये फायदा करता है। काम्स द माइंड एंड प्रैक्टिस्ड स्लोली, अगर इसकी आराम से प्रैक्टिस की जाए, अभ्यास किया जाए तो मानसिक मानसिक शांति भी प्रदान करता है। थाई मसल और हिप मसल को भी ये स्ट्रेंथन करता है। इसको बैक पेन, शाटिका का दर्द, उनमें इसको नहीं करना है। और एब्डोमिनल हर्निया अगर किसी को है तब भी इसको नहीं करना है। एक है सरल मत्स्येंद्रासन, सिंपल फेस पोज। इसमें सुपाइन लाइन पोजीशन में लेटेंगे, दोनों हथेलियों को अपनी को चेस्ट के पीछे प्लेस करेंगे, पाम फेसिंग डाउनवर्ड, और अपने सिर को पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम पीछे देखें लेटने के बाद। इसमें अपर बॉडी उठी रहेगी और सिर प्लेस होगा, हिप प्लेस होंगे, और हमारा लेग वाला पोर्शन लोअर बॉडी प्लेस होगी ज़मीन पे, बस बाकी उठा रहेगा। लाई ऑन बैक, प्लेस हैंड्स अंडर बटक्स और थाइज, थाइज या बटक्स के नीचे हाथों को लगाएंगे। इनहेल, लिफ्ट चेस्ट एंड हेड, ड्रॉप हेड बैक, सांस खींचते हुए हम चेस्ट और सिर को उठाएंगे और अपने सिर को पीछे की तरफ ड्रॉप करेंगे। रेस्ट द क्राउन ऑफ हेड ऑन द फ्लोर, सिर के क्राउन जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम फ्लोर पे रखेंगे, जैसा इस पिक्चर में दिख रहा है। एल्बो सपोर्ट द वेट, ब्रीद डीपली, एल्बो से हम सपोर्ट लेंगे वजन को साधने के लिए अपर बॉडी के को, और हम गहरी सांस लेंगे। ये क्या करता है? रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करता है, उसे स्टिमुलेट करता है। डीपन्स रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेशन को डीपन करता है, गहरी सांसें लेने में हमें मदद मिलती है, अच्छी तरह से श्वसन हो पाता है, चेस्ट ओपन अप हो जाती है जिसकी वजह से, और ऑक्सीजन का इनटेक अपटेक, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। रिलीव टेंशन इन नेक एंड शोल्डर, हमारी गर्दन और शोल्डर के टेंशन को भी ये रिलीव करता है। इसे कब नहीं करना है? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है उसे नहीं करना है। नेक में इंजरी है, अगर गर्दन में कोई इंजरी है तब इसको नहीं करना है। और अगर आप डिजी फील कर रहे हो तब भी इसको नहीं करना है। गौमुखासन, गौमुखासन के लिए यहाँ पे पिक्चर नहीं दिया है तो हम इसके लिए दूसरा पिक्चर देखते हैं। गौमुखासन इसमें नहीं आ पाया है, तो ये है गौमुखासन। अब आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मतलब सिंपली बैठ जाएंगे और अपने पैरों को, लेफ्ट वाले को राइट वाले के ऊपर ऐसे प्लेस करेंगे, और दोनों हाथों को, एक को अंडरवर्ड और एक को ऊपर से लेके पीछे अपनी फिंगर्स क्लैप करेंगे और सिर को ऊपर उठा के स्ट्रेच करेंगे। ये गौमुखासन की प्रक्रिया है, इस तरीके से गौमुखासन किया जाता है। अब इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पे आके। प्रोसीजर इसका बता ही दिया है। बेनिफिट्स हैं इसके, रिलैक्सेशन और रिड्यूस स्ट्रेस को कम करता है, रिलैक्सेशन प्रदान करता है बॉडी को, और करेक्टिंग पोस्चर, एक्सपेंडिंग चेस्ट, चेस्ट को ओपन अप करता है और पोस्चर को भी करेक्ट करता है। जैसे कोई चेस्ट में डिफॉर्मिटी जैसे होती है, संकन चेस्ट वगैरह, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये। और नर्वस सिस्टम को भी काम करता है, उसे भी शांति प्रदान कराता है, उसे भी मतलब ऑप्टिमम स्टेट में लेके आता है। शोल्डर और नी, घुटने में या शोल्डर में अगर कोई इंजरी है तब इसको नहीं करना है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पड़ता है, फोर्स अप्लाई होती है इसलिए। ओबीज पीपल माइट फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्लैस्प हैंड्स, अगर कोई मोटा है तो उसको अपने पीठ के पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को क्लैस्प करने में दिक्कत हो सकती है, तो उनके लिए सुझाव ये है
कि जहाँ तक उनके हाथ जा पा रहे हैं प्रयास करें एक दूसरे को मिलाने का, नहीं मिल रहे हैं तो लेकिन उनकी जहाँ तक रीच है वहाँ तक उसे ले जाएं, ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। उत्तान मंडूकासन, वज्रासन में हम बैठेंगे, पैरों को दोनों को खोलेंगे, पीछे अपने हाथों को प्लेस करेंगे अपने स्कैपुला बोन जो होती है शोल्डर के पीछे उस पे, और इस तरीके से सीधे सिर को करके बैठ जाएंगे। बॉडी को एकदम सीधी रखेंगे, चेस्ट को ओपन अप रखेंगे एकदम स्ट्रेट इरेक्ट होके। ठीक है, इसके ये सर्कुलेशन को, चेस्ट में जो सर्कुलेशन है उसे इम्प्रूव करता है, और एब्डोमेन में जो सर्कुलेशन होता है उसे भी, रक्त का परिसंचरण उसे रेगुलेट करता है, अच्छी तरीके से इम्प्रूव करता है। स्ट्रेस और एंजाइटी में रिलीफ दिलाता है, दुश्चिंता से और स्ट्रेस से इससे फायदा होता है इसे करने से। लंग्स फंक्शन विद स्ट्रेन, लंग्स के फंक्शन को विदाउट स्ट्रेन इम्प्रूव करता है, हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को जी एनहांस करता है। सीवियर नी पेन है तब इसको नहीं करना है, और शोल्डर इंजरी है तब भी इसको नहीं करना है। वो सिंपल है, जैसा मैंने बताया, किसी भी आसन में जिन जगहों पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई होती हो, ज़्यादा प्रेशर पड़ता हो, अगर वहाँ इंजरी है या फिर उससे रिलेटेड कोई डिजीज़ है तो फिर वो आसन कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है, फिर वो नहीं करना होता है उस स्थिति में। वक्रासना, वक्रासना में हम सुपाइन लाइन पोजीशन में बैठेंगे, एक पैर को दूसरे घुटने के बाहर प्लेस करते हुए, दूसरे वाले हाथ को, जो वाला पैर हमने प्लेस किया है दूसरे वाले हाथ को उसके नी के बाहर की तरफ ले जाके जमीन पे प्लेस करेंगे, या फिर उसका टखना पकड़ने का प्रयास करेंगे जो हमने बेंड कर रखा है पैर, जैसा इस पोज में दिया है, और दूसरे पैर को हम बेंड करके थाइज के नीचे प्लेस करेंगे, और दूसरा वाला हाथ जो हमने टखने पे लगाया है एक अल्टरनेट हाथ, उसके अलावा जो दूसरा वाला हाथ है उसे पीछे प्लेस करेंगे, और अब पीछे मुड़ के अपर बॉडी ट्विस्ट करके पीछे मुड़ के देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, या फिर दाईं तरफ देखेंगे, जब हमने लेफ्ट वाला पैर प्लेस किया है ऊपर उठा के तो, और जब राइट वाला किया है तो हम बाईं तरफ देखेंगे। अपर बॉडी ट्विस्ट हो सकती है तो करिए, वरना मत करिए, वो अर्धमत्स्येंद्र आसन में होती ही होती है, वो अटेन तभी होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये मसाज देता है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को इस तरीके से, और रेगुलेटिंग ब्लड फ्लो को भी रेगुलेट करता है, बॉडी फैट को भी कम करने में ये बहुत कारगर है। और स्टिफनेस इन द बैक, बैक में अगर स्टिफनेस है, जकड़ रही है तुम्हारी बैक मतलब पीठ कमर, तो उसमें भी ये रिलीफ दिलाता है। इसको कब नहीं करना है, बैक इंजरी हो रही हो तब नहीं करना है, और कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो रिसेंट में तब उन लोगों को इसे नहीं करना है। भुजंगासना, कोबरा पोज, इसमें प्रोलाइन पोजीशन में लेटेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर के नीचे प्लेस करेंगे, हथेलियां जमीन की तरफ रहेंगी, अपर बॉडी को स्लोली स्लोली ऊपर उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे अप टू द नेवल पॉइंट, नाभि तक, और ऊपर की तरफ देखेंगे, स्ट्रेच करेंगे, घुटने सीधे रखेंगे, और लोअर बॉडी पूरी जमीन पर रहेगी, और एल्बो हमारी स्लाइडली बेंड रहेंगी, सपोर्ट देने के लिए रहेंगी, और ऊपर की तरफ देखेंगे, होल्ड करेंगे ब्रीद, और फिर वापस आएंगे। ये होता है भुजंगासना। ये फटीग और स्ट्रेस, थकान और स्ट्रेस को कम करता है, सर्कुलेशन ऑफ हार्ट एंड लंग्स, हार्ट और लंग्स के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, और मूड अच्छा करता है, इम्प्रूव्स मूड्स, एलिवेट्स मूड, मूड को अच्छा करता है, मतलब आदमी के मन को शांति देता है। हर्निया हो तब इसको नहीं करना है, और इंटेस्टेनियल अल्सर हो, अगर आंतों में कोई अल्सर हो, घाव हो, उस स्थिति में इसको नहीं करना होता है। मकरासना, ये शवासना जो सुपाइन लाइन पोजीशन का रिलैक्सिंग पोज है लेटने का, उसका जस्ट उल्टा है, इसमें प्रोलाइन पोजीशन में हम रिलैक्स करते हैं, उल्टे लेट जाते हैं प्रोलाइन पोजीशन में, दोनों पैरों को मतलब कंफर्टेबल डिस्टेंस पे, शोल्डर डिस्टेंस पे रख के कोशिश करेंगे। इसमें ये गलत दिया है मेरे हिसाब से, मकरासना जब वो कर रहे होते हैं तो एड़ी अंदर की तरफ और पंजे बाहर की तरफ होते हैं, इस तरीके से हम अपने पैरों को प्लेस करते हैं, बिल्कुल लूज बॉडी छोड़ देते हैं, हाथों को एक दूसरे से पकड़ के एल्बो, मतलब पकड़ना नहीं है, मतलब एल्बो तक बेंड करके उस उनके ऊपर सिर रख देना है, फोर आर्म्स के ऊपर इस तरीके से, और बॉडी को एकदम लूज छोड़ देना है पूरा, शवासन में जैसे हम करते हैं उस तरीके से। ठीक है, हाथ के ऊपर करके, ये है रिलैक्स द होल बॉडी, ब्रीद डीपली, और गहरी सांसें लेनी है जिससे बॉडी पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, मतलब कहीं भी कोई भी स्ट्रेस नहीं रखना है किसी भी बॉडी पार्ट पे, इस तरीके से लूज छोड़ना है बॉडी को। वन ऑफ द बेस्ट पोज फॉर रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन के लिए बेस्ट पोज है ये, और शवासन तो ये उसका उल्टा है, हम उसे सुपाइन लाइन पोजीशन में शवासन करते हैं, और जब हम इसमें प्रोलाइन पोजीशन में कर रहे होते हैं तो मकरासन करते हैं। सिग्निफिकेंटली लोअर ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को भी
बहुत अच्छे तरीके से ये लोअर करता है, लो करता है, हाई बीपी नहीं होने देता। हाई बीपी होता है तो उससे हाइपरटेंशन होता है, इसलिए ये हाइपरटेंशन में फ़ायदेमंद है। बैक पेन और स्ट्रेस में भी इससे फ़ायदा मिलता है। स्ट्रेस में ओवरऑल इससे फ़ायदा मिलता है, और बैक पेन में मैंने बताया ना कि सस्टेन्ड स्टेट ऑफ स्ट्रेस या क्रॉनिक स्टेट ऑफ स्ट्रेस, उसी को हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब स्ट्रेस लंबे समय तक रहेगा तो वो हाइपरटेंशन बन जाता है। तो जो आसन स्ट्रेस में फ़ायदा देते होंगे वो हाइपरटेंशन में भी ज़रूर देंगे। एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें ज़्यादा। इट इज़ सेफ फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन, ये सबके लिए सेफ है। रिलैक्सिंग पोज है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी भी बीमारी से पीड़ित हो या कोई भी इंजरी हुई हो, इसमें कोई ऐसा दबाव कहीं पड़ नहीं रहा है। हम पूरी बॉडी को लूज छोड़ रहे हैं, इसलिए सब कर सकते हैं इसको। लेकिन अवॉइड इफ प्रेग्नेंट, मॉडिफाई पोस्चर। अगर प्रेग्नेंट हैं तो फिर ये नहीं करना है, क्योंकि पेट इसमें अंदर की तरफ, नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ आएगा, और जब हम बॉडी को लूज छोड़ेंगे तो वहाँ पर अनड्यू प्रेशर पड़ेगा उस कंडीशन में। तो उस कंडीशन में ये नहीं करना होता है, या फिर इसको मॉडिफाई करके करें जिससे हमारे पेट पर दबाव कम पड़े, यहाँ पिलो वगैरह लगा के तब इसको करें तो सही है। अगर ज़्यादा ही करना मजबूरी है तो, वरना ना करें तो बेटर है। शवासना बिल्कुल उसका उल्टा, सुपाइन लाइन पोजीशन में हमने एड़ी अंदर, पंजे बाहर करके, हाथों को हथेलियाँ ऊपर करके बिल्कुल लूज बॉडी को छोड़ देंगे। सिर भी जहाँ जा रहा है उसे जाने देंगे, गिर रहा है तो गिरने देंगे, पूरी बॉडी को लूज छोड़ देंगे और गहरी सांसें लेंगे। ये शवासन है। ये वन ऑफ द बेस्ट पोज है रिलैक्सेशन का, और अपने आप को योग निद्रा कराने का, और कई सारे प्रोसीजर्स को ध्यान भी कर सकते हैं आप इसमें, अगर आप सोए ना, अगर आपको नींद ना आए तो। ठीक है, और सांसों पे ध्यान देना होता है और स्टिल रिमेन रहना होता है। मोस्ट इफेक्टिव पोज फॉर रिड्यूसिंग हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पोज है ये। काम्स द ब्रेन, रिलीव्स स्ट्रेस डिप्रेशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन को मतलब कम करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। रिलैक्सेस द एंटायर नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स प्रदान करता है ये वाला आसन। इसको कब नहीं करना है? नन। अवॉइड फॉलिंग असलीप इफ द गोल्स इज मेडिटेशन। अगर आप इसमें ध्यान करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने बोला ना, तो आपको बस सोना नहीं है, वरना तुम ध्यान करने के चक्कर में सो सकते हो। इसमें ये है, क्योंकि बॉडी पूरी तरह रिलैक्स में रहती है, तो वो सो सकता है बंदा, तो उसे इतना अवेयर रहना है कि बस सोना नहीं है अगर इसमें ध्यान कर रहा है तो। शवासन में अगर आप ध्यान करोगे तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरह ही है, इसमें थोड़ा सा ही अंतर है बस। सिट कंफर्टेबली, क्लोज राइट नॉस्ट्रिल विद थंब, अपने दाएं नकुए को अंगूठे से बंद करेंगे, और इनहेल थ्रू लेफ्ट, लेफ्ट से सांस लेंगे, और फिर लेफ्ट को बंद करेंगे, एक्सहेल थ्रू राइट, और राइट से उसे निकाल देंगे। ठीक है, हमने अंगूठा रखा राइट नोस्ट्रल पे, और लेफ्ट वाले से सांस अंदर भरी, फिर लेफ्ट वाले को बंद किया और उसको निकाल दिया राइट साइड से। ठीक है, फिर हमने राइट साइड से सांस ली और उसे बंद कर लिया, और फिर उसे निकाल दिया लेफ्ट से। रिपीट स्लोली एंड डीपली, यही इसको बार बार करना है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम और ये एक ही तरीके के होते हैं, और हो सकता है इसका नाम भी यही है, कोई फर्क नहीं है। अनुलोम विलोम को ही नाड़ी शोधन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो सेम उसमें है, तो उसी का सिनोनिम है एक तरीके से। बैलेंस द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है, लोअर हार्ट रेट को लोअर रखता है और स्ट्रेस को कम करता है। प्योरीफाई द ब्लड, ब्लड को प्योरीफाई करता है, और ऑक्सीजन को इम्प्रूव करता है, ऑक्सीनेशन को। ठीक इस तरीके से काम करता है, और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स के लिए अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। डू नॉट फोर्स द ब्रीथ, सांस लेने में फोर्सफुली सांस नहीं लेनी है, इजी गोइंग सांस लेनी है, जिस तरीके से आ रही है नॉर्मल। सेफ फॉर मोस्ट पीपल व्हेन डन जेंटली, अगर सब इसको अच्छे तरीके से करेंगे तो ये सब के लिए सेफ है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है इसका, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जिसमें इसे ना किया जाए। शीतली प्राणायाम, अपनी जीभ को गोल पाइप की तरह बनाएंगे और उसमें सांस खींचेंगे और बाहर निकालेंगे, ये प्रक्रिया शीतली प्राणायाम में होती है। ये हमें ठंडक प्रदान करता है, इसीलिए इसका नाम शीतली प्राणायाम रखा गया है। स्टिक टंग आउट एंड रोल इट इनटू अ ट्यूब, ट्यूब की तरह अपनी जीभ को बना के, जैसा इस पिक्चर में दिखाया है, हम जीभ को बाहर निकालेंगे गोल करके। इनहेल डीपली थ्रू द रोल्ड टंग, इसी जीभ के पाइप जो बनाया उसी के अंदर से हमें सांस लेनी है, खींचनी है अंदर खूब गहरी, और फिर माउथ को बंद करना है और एक्सहेल थ्रू द नोज,
और नाक के जरिए उस वायु को जो हमने ली है उसे निकाल देना है। फील द कूलिंग सेंसेशन, कूलिंग सेंसेशन फील होंगी, गर्मियों में इसे बहुत अच्छा माना जाता है करने के लिए। जब ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो रहा हो, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही हो, तो इसे करेंगे तो ज़रूर 2-4 मिनट में ही हमें फ़ायदा मिलता है। कूल्स द बॉडी एंड माइंड, बॉडी और माइंड को कूल करता है, ठंडा करता है। इफेक्टिव इन लोअरिंग हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को लो करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और गुस्सा और दुश्चिंता, एंजाइटी, इन सारी चीज़ों को, क्रोध और दुश्चिंता, इनको कम करता है। मतलब ठंडक प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है मस्तिष्क में भी और शरीर में भी। और इसे ठंड में नहीं करना है, जब ठंडा एनवायरनमेंट है उस वक्त नहीं करना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये कूलिंग देगा बॉडी में। और अगर आपको कफ हो रहा है, सर्दी हो रही है, अस्थमा हो रहा है, तब भी इसको नहीं करना है। ये इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। तो इट इज़ ऑल ऑल अबाउट दैट। उम्मीद है आपको बेहतर लगा होगा। धन्यवाद। राधे राधे।